चलिए जी, फिर हम आगे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये बोलता है आप लोगों को सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एपी इज। देखो एपी से हमारे पास दो एमसीक्यूज बन गए जो हमने उस दिन भी डिस्कस किया था। ये पूछ रहा है कि भाई हमारे पास एन टर्म्स हो तो एन टर्म्स का सम फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है। तो क्या था फॉर्मूला हमारे पास, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1b। डिस्कस कर लिया था ना हमने। मैंने बोला था कि ये फॉर्मूला हमारे पास कब यूज होगा, जब हमारे पास ढेर सारी टर्म्स दी हो एपी में और मैं बोलूं कि इन सबको ऐड करने पे मुझे क्या आंसर मिलेगा। ठीक है ना, तो उस केस में हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। और इसमें इसने जो ऑप्शंस दिए हैं हम लोगों को अलग अलग तरीके से दिए। इसने पता क्या किया, इसने बोला फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा था। इसने बोला कि फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। ये बोलता है कि फॉर्मूला इसने ऐसा लिख दिया। अब ये बोलता है कि इसके बीच में क्या आएगा। ठीक है ना, ऑप्शन इसने दे दिया मुझे n माइनस 2, n प्लस 2 और n माइनस 1। तो आंसर इज n माइनस 1। समझ में आ रहा है ना। या तो क्या कर सकता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरा का पूरा फार्मूला पूछ सकता है या फार्मूले के बीच में कुछ गायब कर सकता है। क्लियर है ना। अगर आप लोग ढंग से याद नहीं रखोगे तो कंफ्यूजन हो जाता है हमारे पास। अब इसमें तो बाई चांस इसने अगर n प्लस 1 दिया होता ना, फिर हम अब जिसने मोटा मोटा पढ़ा होगा चलता फिरता उसको ये तो याद रहेगा कि 1 था, वो याद नहीं रहेगा 1 प्लस 1 था कि माइनस 1। इस चीज का ख्याल आपने रखना है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्योंकि हमने इसको डिस्कस कर लिया था तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बोलता है कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो इसने हम लोगों को कंडीशन दी है a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2। ठीक है, अब ये बोलता है कि इसमें वैल्यू दी हमें a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2। तो ये आप लोगों को पूछ रहा है कि then the pair of equation has, तो आप लोगों को पूछ रहा है कि भाई ये जो इक्वेशन है हमारे पास ऐसी, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो याद रखना आप लोगों ने। अब अच्छा, इस चैप्टर से हम लोगों को क्वेश्चन किस तरीके से आता है। ठीक है, अब हमारे पास एक तो क्वेश्चन आता है इस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये बोलेगा कि भाई अगर मेरे पास क्या हो जाए, इस तरीके से आ जाए, आपको पूछ सकता है कि भाई a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c upon c2। अब क्वेश्चन आपको पूछेगा कि भाई इस इक्वेशन का आंसर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। तो जब कभी भी हमारे पास तीनों की तीनों टर्म्स इक्वल हो तो आंसर शुड बी व्हाट, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और जो पहला वाला था हमारे पास उसके केस में हमने क्या बोला था, यूनिक सॉल्यूशन। और तीसरी कंडीशन क्या होती है बच्चों हमारे पास, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2। तीसरी कंडीशन हमारे पास ये वाली होती है। तो इस केस में क्या होगा, मैं बोलूंगा जो हमारी इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। ये तो हो गया हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। अब आप लोगों को इसके अलावा क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन है वो किस टाइप की लाइन की इक्वेशन है। समझ में आई बात। ठीक है ना। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि भाई हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन थी, जैसे कि मान के चलता हूं मैं कुछ ऐसी, ऐसा कुछ था ना हमारे पास। अब इसमें मैंने बोला था कि हमेशा आप लोगों ने ख्याल रखना है कोई भी हम लोगों को इक्वेशन दी होगी तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या, कई बार बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो आप लोगों को पता है कि भाई जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c की वैल्यू देता है। तो बच्चे क्या कर देते हैं, c1 की वैल्यू 7 लिखते हैं, जो कि हमारे पास
गलत है। ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू इधर आएगा तो C1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास -7, ठीक है। और एग्जामिनर जरूरी है जो आपको ऑप्शन देगा, जो आंसर देगा उसमें जानबूझ के वो -7 और +7 के हिसाब से भी आंसर निकालेगा एक, ठीक है ना। इस चीज का ख्याल रखना। क्या बोला मैंने, जो इक्वेशन है हमारे पास इक्वल टू के बाद 0 होना चाहिए, कोई भी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x हमें a की वैल्यू देगा, कोएफिशिएंट ऑफ y b की वैल्यू देगा और कांस्टेंट टर्म जो है हमें c की वैल्यू देगा। क्लियर है। अच्छा, मैंने क्वेश्चन आप लोगों को पूछा था कि ये जो 3 इक्वेशंस है हमारे पास वो इनका नेचर कैसा है। जो लाइंस की इक्वेशन है ना, ये लीनियर लाइन की, तो ये इनका नेचर क्या होगा। अगर वो यूनिक सॉल्यूशन दे रही है तो उस लाइन का नेचर कैसा होगा, आइदर इट इज इंटरसेक्टिंग इन नेचर, कंसीडेंट होगा कि पैरेलल होगा। इंटरसेक्टिंग। यूनिक का मतलब क्या होता है, एक, ठीक है। और दो इक्वेशन सॉल्यूशन कब देते हैं, जब वो किसी पॉइंट पे मीट करे, किसी पॉइंट पे वो एक दूसरे को कट करे। समझ में आई बात। जो पहले इस केस में हमारे पास आंसर कितना मिल रहा है, सिर्फ एक। तो इस तरीके से याद रखना है। इसका मतलब जो हमारी लाइन है कितने पॉइंट पे कट होगी, सिर्फ एक। समझ में आया। तो आंसर शुड बी a unique solution and the nature of the line is intersecting in nature। समझ में आया। तो इसका नेचर कैसा होगा हमारे पास, इंटरसेक्टिंग, ठीक है जी। अब दूसरा क्या है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। मतलब मैंने बोला कि जब दो लाइन आपस में मिलती हैं तो हमें क्या मिलता है, आंसर मिलता है। तो इसने तो बोला इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, मतलब ये जो लाइन है आपस में क्या होगी, कंसीडेंट, एक के ऊपर एक होगी, ताकि हर पॉइंट पे वो क्या करेगी, एक दूसरे को कट करेगी। एक लाइन यहाँ है, उसके ऊपर ही दूसरी लाइन है। समझ में आई बात। तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा हमारे पास, कंसीडेंट, ठीक है जी। और तीसरा है हमारे पास नो सॉल्यूशन। अब जब दो लाइंस आपस में क्या होंगी, मिलेंगी नहीं, तो इसका मतलब हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जब दो लाइंस आपस में मिलती नहीं है तो वो कैसी होती है हमारे पास, पैरेलल लाइंस, ठीक है। यहाँ से बस यही एमसीक्यूज हम लोगों को बन सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा हमारे पास। बिल्कुल समझ में आया ना। मैंने क्या बोला, एक ये देगा हमें सॉल्यूशन, ये कंडीशन दे देगा, पूछेगा कि भाई इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, एक फर्स्ट टाइप। दूसरा टाइप ये हो सकता है कि ये बोलेगा कि भाई हमारे पास जो इक्वेशन है उसका वो कैसा सॉल्यूशन देता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। बोलेगा कि कंडीशन कैसी रहेगी, तो आपको 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, आपने वहां से निकालना है, ठीक है। दो टाइप हो गए। थर्ड टाइप हो सकता है कि भाई वो आपको पूछ ले कि भाई इस मेरे पास एक इक्वेशन है, दो लाइंस की इक्वेशन है जो यूनिक सॉल्यूशन देते हैं, उस लाइन का नेचर कैसा होगा, आइदर इट इज इंटरसेक्टिंग, कंसीडेंट, कि क्या बोलते हैं, पैरेलल होगी। आई बात समझ में। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से नहीं बनता है। समझ में आया सबको, पता लग गया ना। यही हमारे पास बनेगा, ठीक है। एक और क्या था हमारे पास, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वर्ड यूज कर रहा था, ठीक है। तो याद रखना जो भी लाइन